आज हम स्टार्ट करते। लास्ट टाइम हमने क्योंकि क्लासिफिकेशंस हमने पढ़ी थी, क्लासिफिकेशंस ऑफ इंटीग्रल इक्वेशंस की और कर्नल की डिफरेंट टाइप्स। तो उसके बाद है ये आइट्रेटेड कर्नल्स। कर्नल की टाइप्स थी, कर्नल में ही ये आइट्रेटेड कर्नल। आइट्रेटेड कर्नल क्या है? फॉर द फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ द सेकंड काइंड। फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन जो हमने पढ़ी थी उसमें वी डिफाइन द आइट्रेटेड कर्नल। आइट्रेटेड कर्नल हम किस तरह से डिफाइन करते हैं? के एन एक्स ऑफ एक्स आई और एन यहाँ पर वेरी कर रहा है 1 2 3 से, तो ये के 1 एक्स ऑफ एक्स आई बनेगा, के 2 एक्स ऑफ एक्स आई बनेगा, के 3 एक्स ऑफ एक्स आई बनेगा। तो ये डिफरेंट आइट्रेटेड कर्नल्स इसके बन जाएंगे। तो क्योंकि के ऑफ एक्स एक्स आई को हम कर्नल बोलते हैं, तो के 1 के 2 के 3 सारे बनेंगे। के 1 को हम के ऑफ एक्स एक्स आई भी लिख सकते हैं, यानी कि 1 अगर के 1 है तो उसको 1 लिख लिख लें या ना लिखें, वो एज इट इज़ हम लिख सकते हैं के ऑफ एक्स एक्स आई भी। और के एन एक्स एक्स आई ये क्या है? ये है इंटीग्रल ए टू बी के ऑफ एक्स जी इंटू के एन माइनस वन जी एक्स आई डी जी, और एन इज इक्वल टू 2 3 एंड अप टू सो ऑन। के 1 जो होगा वो तो होगा के ऑफ एक्स एक्स आई, जो भी होगा, जो भी फंक्शन होगा। लेकिन इसके अलावा 2 से के 2 के 3 के 4 उसके पास उसकी फिर हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा। हम यहाँ से के 2 निकाल लेंगे, के 3 निकाल लेंगे, के 4 निकाल लेंगे। मसलन हमें के ऑफ एक्स एक्स आई हमें ये फंक्शन दिया हुआ है, के ऑफ एक्स एक्स आई हमें ये फंक्शन दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल हमें दिया हुआ है जी के ऑफ एक्स एक्स आई ई रेज टू पावर ये एक्स एक्स आई। तो ये हमारे पास के ऑफ एक्स एक्स आई है। तो के 2 हम कैसे फाइंड करेंगे? के 2 हम फाइंड करेंगे, के 2 हम फाइंड करेंगे यहाँ पर इंटीग्रल ए टू बी ई रेज टू पावर एक्स एक्स आई आ जाएगा यहाँ पर, और के 2 जी एक्स आई आ जाएगा। और के 2 क्या होगा? जी एक्स आई, यानी कि एक्स को आपने रिप्लेस कर देना है जी के साथ, और एक्स आई डी जी। तो ये हमारे पास के 2 बन जाएगा। इसी तरह से के 3 के 4 के 5 जहाँ तक हमें ज़रूरत होगी इसको हम आइट्रेटेड कर्नल बोलते हैं। नंबर 2 पर है फॉर द वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। वोल्टेरा के लिए हमारे पास क्या है? के एन एक्स एक्स आई, के 1 जो है वो इसी के इक्वल ही होगा, लेकिन के एन जो है वो हमारे पास ये फार्मूला बनेगा एक्साई इंटीग्रल एक्साई टू एक्स। क्योंकि वोल्टेरा में जो लिमिट्स होती हैं वो अपर लिमिट वेरिएबल होती है, जबकि यहाँ पर जो फ्रेडहोम में जो लिमिट्स होती हैं इंटीग्रल की वो कांस्टेंट्स होती हैं। तो ये बाकी सेम ही है, लेकिन यहाँ पर जो लिमिट्स हैं वो एक्साई टू एक्स हो जाएगी, कोई वेरिएबल इसकी लिमिट्स आ जाएंगी। ठीक है। इसी तरह से रेसिप्रोकल कर्नल और रिजॉल्वेंट कर्नल, तो ये दोनों इसके नाम है। रिजॉल्वेंट कर्नल, रेसिप्रोकल कर्नल भी कहते हैं और रिजॉल्वेंट कर्नल भी कहते हैं। तो लेट द सॉल्यूशन ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशन दैट इज 1.5 एंड 1.9 ऑफ द सेकंड काइंड बी। अब ये 1.5 और 1.9 कौन सी इंटीग्रल इक्वेशंस थी? ये हम पीछे 1.9 ये वाली इंटीग्रल इक्वेशन, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन, ठीक है। और इसी तरह से 1.5 जो थी वो फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन। तो ये दोनों इक्वेशंस जो हैं जो सेकंड काइंड की हैं, तो इनमें रिजॉल्वेंट कर्नल क्या होगा इस तरह से? असल में तो ये यहाँ पर आता है ना के ऑफ एक्स एक्स आई, तो रिजॉल्वेंट कर्नल इसमें बन जाएगा, या रेसिप्रोकल कर्नल वो आर ऑफ एक्स एक्स आई लैम्डा, लैम्डा की कोई वैल्यू होगी। इसी तरह से एस ऑफ एक्स एक्स आई ये बन जाएगा। इसको रिजॉल्वेंट कर्नल और या फिर रेसिप्रोकल कर्नल बोलते हैं रिस्पेक्टिवली। ये फ्रेडहोम इंटीग्रल के लिए है, ये वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन के लिए है रेसिप्रोकल कर्नल।
तो रिस्पेक्टिवली देन आर ऑफ एक्स एक्साई लैम्डा एंड एस ऑफ एक्स एक्साई लैम्डा आर कॉल्ड द रेसिप्रोकल और रिजॉल्वेंट कर्नल ऑफ द रिस्पेक्टिव इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है, तो ये कर्नल की दो टाइप्स थी। इसी तरह से अब आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन फंक्शंस। आइगन वैल्यूज़ और वैसे तो आप लोग डिफरेंट सब्जेक्ट्स में लीनियर अलजेब्रा में भी हमने आइगन वैल्यूज़ वगैरह पढ़ी हैं। तो यहाँ पर इंटीग्रल इक्वेशंस में आइगन वैल्यू क्या होती हैं वो हम देखते हैं। वी कंसिडर दी होमोजीनियस फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन। अब होमोजीनियस फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन कौन सी थी? जो इन जनरल इक्वेशन हम लिखते हैं उसमें एफ ऑफ एक्स अगर ज़ीरो हो तो वो कौन सी थी, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमने जो लास्ट लिखी हुई थी इन जर्नल इंटीग्रल इक्वेशन, इस तरह से ये इन जर्नल वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है जर्नल। और अगर इसमें एफ ऑफ एक्स ज़ीरो हो जाए तो वो होमोजीनियस बन जाती है। इसी तरह से अगर ये लिमिट्स कांस्टेंट्स हों तो वो फ्रेडहोम है, लेकिन एफ ऑफ एक्स ज़ीरो होगा तो वो भी होमोजीनियस फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन, होमोजीनियस वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। तो एफ ऑफ एक्स अगर ज़ीरो होगा तो वो होमोजीनियस होगी, उसके बाद वो होमोजीनियस फ्रेडहोम हो या होमोजीनियस वोल्टेरा हो, फिर होमोजीनियस फ्रेडहोम फर्स्ट काइंड सेकंड काइंड, ये चीज़ें थी। तो आइगन वैल्यूज़ में अगर हम देखें कि होमोजीनियस फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन, फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन ये क्योंकि ये इसमें हमें कैसे पता चलता है ये फ्रेडहोम है, क्योंकि इसकी इंटीग्रल की जो लिमिट्स हैं वो कांस्टेंट्स हैं। एफ ऑफ एक्स इसमें ज़ीरो है, लिहाजा ये होमोजीनियस फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन है। फॉर विच यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो is an obvious solution. This solution is taken as zero or trivial solution. जब भी होमोजीनियस कोई भी इक्वेशन आती है, वो चाहे होमोजीनियस इक्वेशन हो, चाहे वो होमोजीनियस फ्रेडहोम होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन हो, उसका उसमें ज़ीरो सॉल्यूशन जो होता है वो ऑब्वियस होता है। ठीक है, इससे पहले हम वो लीनियर अलजेब्रा में या भी पढ़ चुके हैं जो आइगन वैल्यूज़ नहीं, जो सॉल्यूशंस हम पढ़ते थे लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस पढ़ते हैं, तो अगर होमोजीनियस इक्वेशन हो तो ज़ीरो उसका ऑब्वियस सॉल्यूशन होता है, जिसको हम ट्रिवियल सॉल्यूशन कहते हैं। तो ट्रिवियल सॉल्यूशन ज़ीरो सॉल्यूशन को कहते हैं। द वैल्यू ऑफ ए लैम्डा फॉर विच इक्वेशन 1.18 ये वाली इक्वेशन पोजेसिस नॉन ज़ीरो सॉल्यूशंस, और जो उसके नॉन ज़ीरो सॉल्यूशंस होते हैं उसको हम आइगन वैल्यूज़ कहेंगे। अब ठीक है, ज़ीरो सॉल्यूशन को ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलेंगे इंटीग्रल इक्वेशन की, और जो नॉन ज़ीरो सॉल्यूशंस आएंगे उसको हम आइगन वैल्यूज़ ऑफ इक्वेशन 1.18 यानी कि होमोजीनियस फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन के नॉन ज़ीरो सॉल्यूशंस को हम आइगन वैल्यूज़ कहेंगे, और द कर्नल, या फिर हम कहेंगे ये कर्नल की आइगन वैल्यूज़ है। ठीक है, आइगन वैल्यूज़ ऑफ दिस फ्रेडहोम होमोजीनियस फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन या आइगन वैल्यूज़ ऑफ द कर्नल के ऑफ एक्स एक्स आई। फर्दर corresponding to such eigenvalues of lambda, every non-zero solution of equation 1.18 is called eigenfunction। ठीक है, तो जो भी आइगन वैल्यूज के corresponding जो फंक्शन बनता है उसको हम आइगन फंक्शन कहते हैं। तो जो नॉन जीरो सोल्यूशन का फंक्शन बनेगा वो आइगन फंक्शन होगा, जो नॉन जीरो सोल्यूशंस होंगे, जो इक्वेशन जो नंबर होगा, जो इक्वेशन सोल्यूशन होगा उसको हम आइगन वैल्यूज कहेंगे। ठीक है, इसके इसमें इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ या नोट करने वाली चीज़ें हैं, वो हैं आइगन वैल्यूज़ आर आल्सो टर्म्ड एज करेक्टरिस्टिक वैल्यू और करेक्टरिस्ट। ठीक है, तो करेक्टरिस्टिक वैल्यू कहते हैं या करेक्टरिस्टिक नंबर कहते हैं आइगन वैल्यूज़ को। सिमिलरली आइगन फंक्शंस आर आल्सो कॉल्ड करेक्टरिस्टिक फंक्शन और फंडामेंटल फंक्शंस। अब ये आप लोगों ने ये चीज़ें याद रखनी है कि आइगन वैल्यूज़ को हम करेक्टरिस्टिक वैल्यूज़ कहते हैं या करेक्टरिस्टिक फंक्शन कहते हैं। ठीक है, और आइगन फंक्शन को फंडामेंटल फंक्शन भी कह सकते हैं और करेक्टरिस्टिक फंक्शन भी कह सकते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू जीरो इज नॉट कंसिडर्ड एज आइगन वैल्यू। लैम्डा इज इक्वल टू जीरो जो है वो आइगन वैल्यू कंसिडर नहीं होती, सिंस इट कॉरस्पॉन्ड्स टू यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि हमने आइगन वैल्यूज उनको कहा है जो यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो आएगा, यानी कि यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो जो आएगी वैल्यू वो हमारा आइगन वैल्यू होगा। लैम्डा इज इक्वल टू जीरो इज नॉट अ आइगन वैल्यू। corresponding to eigen value lambda u of x and c, ये कांस्टेंट है u of x आर आइगन फंक्शंस फॉर आर्बिट्ररी कांस्टेंट c।
तो ये आइगन फंक्शंस होंगे कोरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा। द सेट ऑफ ऑल characteristic numbers of an integral equations with a kernel k of x xi is called the spectrum of kernel or the integral equation। तो सेट जो होता है करेक्टरिस्टिक नंबर्स का ऑफ एन इंटीग्रल इक्वेशन, करेक्टरिस्टिक नंबर कौन से हैं? आइगन वैल्यूज ही। तो आइगन वैल्यूज का अगर हम एक सेट बनाया जाए तो विद कर्नल के ऑफ एक्स एक्स आई, ये इसको हम स्पेक्ट्रम बोलेंगे, स्पेक्ट्रम ऑफ द कर्नल। ठीक है, स्पेक्ट्रम ऑफ द कर्नल या स्पेक्ट्रम ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशन। A homogeneous Fredholm integral equation may not possess any real eigenvalues or eigenfunction। तो होमोजीनियस फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन में नॉट, कि हो सकता है कि वो कोई भी आइगन वैल्यू इसकी ना हो या कोई आइगन फंक्शन ना ये पोजेस करे, कोई आइगन फंक्शन ना हो इसका होमोजीनियस का, तो हो भी सकता है। ठीक है, रियल आइगन फंक्शन तो नहीं भी हो सकता। अब हम आते हैं जी सोल्यूशन की तरफ, जो हमारा जो मेन टारगेट है इस सब्जेक्ट का, कि हमने इंटीग्रल इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो उससे पहले सोल्यूशन होता क्या, सोल्यूशन क्या चीज़ होती है? ये हम हर सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, व्हाट इज़ अ सोल्यूशन। अगर सिर्फ हम सोल्यूशन की बात करें तो सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूशन ऐसी इक्वेशन को कहते हैं जो गिवन प्रॉब्लम को सेटिस्फाई कर दे। अगर तो वो इंटीग्रल इक्वेशन है तो उस इंटीग्रल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, अगर वो डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसको डिफरेंशियल इक्वेशन को वो इक्वेशन सेटिस्फाई कर दे, तो उसको हम सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो अ सोल्यूशन ऑफ एन इंटीग्रल इक्वेशन सच एज इक्वेशन 1.3 एंड 1.7, ये कौन सी है? वो फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन और वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। तो ये क्या है? फंक्शन होगा, u ऑफ x कोई फंक्शन होगा which when substituted in the equation reduces it to an identity। तो ऐसा फंक्शन u ऑफ x जो हम उस इंटीग्रल इक्वेशन में उसको सब्सटीट्यूट करें तो उसको आइडेंटिटी बना दे, यानी कि उसको सेटिस्फाई कर दे। दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि उसको इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। फॉर एग्जाम्पल, फॉर द इंटीग्रल इक्वेशन u ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस इंटीग्रल 0 टू x u ऑफ x i dx i, द सोल्यूशन इज u ऑफ x इज इक्वल टू e रेज टू पावर x। अब ये इसका सोल्यूशन है। अब इसका सोल्यूशन हमें कैसे इसको वेरीफाई करेंगे कि ये इसका सोल्यूशन है? अगर हम ई ऑफ एक्स, क्योंकि यू ऑफ एक्स है तो ये हम यहाँ पर पुट करें अगर, तो फिर हम देखते हैं कि क्या ये इसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं। तो हम इसको करके देखते हैं जी। इज इक्वल टू 1 प्लस इंटीग्रल 0 टू एक्स, क्योंकि ये u ऑफ एक्साई है तो हम e रेज टू पावर एक्साई लिखेंगे और डी एक्साई। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करें। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये क्या बनेगा? ई रेज टू पावर एक्साई, इसका इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर एक्साई है और लिमिट इसकी 0 टू एक्स है, तो ये बनेगी ई रेज टू पावर ये 1 प्लस, अगर मैं इसकी इंटीग्रेशन करूं और इसमें लिमिट्स पुट करूं तो ये ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर 0 माइनस ई रेज टू पावर 0, वो 1 बन जाएगा। ठीक है, तो -1 प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी आ गई, दोनों साइड्स इक्वल आ गई। इस साइड पर भी ई रेज टू पावर एक्स आ गया, इधर यू ऑफ एक्स है वो ई रेज टू पावर एक्स है। तो ये इक्वेशन, ये इंटीग्रल इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। तो इसको हम कहते हैं कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर गया। ठीक है, तो इसलिए ये इसका सोल्यूशन है। यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है, when we take the questions for different kernels we need two specific formula of integration which are as follows। अब हम डिफरेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं डिफरेंट कर्नल्स के लिए, तो हमें दो फार्मूलाज, डिफरेंट फार्मूलाज की ज़रूरत होगी। पहले नंबर पर फार्मूला फॉर कन्वर्टिंग अ मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ ऑर्डर n इनटू अ सिंगल ऑर्डिनरी इंटीग्रल ऑफ ऑर्डर 1। तो मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ ऑर्डर एन अगर आ जाता है हमारे पास तो हम उसको सिंगल ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला है कि हमारे पास अगर इंटीग्रल ए टू एक्स यू एक्स आई डी एक्स आई रेज टू पावर एन, इसको हम बोलेंगे ऑर्डर एन का ये मल्टी इंटीग्रल है। तो
इसको कन्वर्ट करने के लिए सिंगल में क्या फार्मूला लगाएंगे, इंटीग्रल ए टू एक्स माइनस एक्स आई रेज टू पावर एन माइनस वन ओवर एन माइनस फैक्टोरियल यू ऑफ एक्स आई डी एक्स आई। तो ये फार्मूला आप लोगों ने नोट करना, डी एक्स आई एन इज आल्सो रिटर्न, कैन आल्सो बी रिटर्न एज डी एक्स आई एन। ठीक है, एक फार्मूला तो आप लोगों ने ये याद रखना है 1.19, ये याद रख लें। ये फार्मूला हमारा आगे इंटीग्रल, जब हम इंटीग्रल इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो ये फार्मूला हमें काम देगा। दूसरा लेबनीज रूल। लेबनीज रूल कौन सा है, लेबनीज रूल फॉर डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। लेबनीज रूल हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन वो nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स के लिए, डिफरेंशियल इक्वेशन nth ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हम लेबनीज रूल पढ़ते हैं। तो ये लेबनीज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन है अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन के साइन के साथ भी है। तो ये क्या है फार्मूला, कि इफ एफ ऑफ एक्स एक्स आई एंड पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स आर कॉन्टिन्यूस फंक्शंस ऑफ बोथ एक्स एंड एक्स आई, इफ द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स आर कॉन्टिन्यूस, देन ये हमारे पास एक फार्मूला बनता है इसका, कि डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रल जी ऑफ एक्स टू एच ऑफ एक्स, अब ये दोनों फंक्शंस हैं एक्स के और कॉन्टिन्यूस फंक्शंस हैं, एच जी ऑफ एक्स भी और एच ऑफ एक्स भी। तो इंटीग्रल ये किसका, एफ ऑफ एक्स एक्स आई डी एक्स आई, ये किसके इक्वल होगा, इंटीग्रल जी ऑफ एक्स एच ऑफ एक्स पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स डी एक्स आई प्लस एफ ऑफ एक्स एच ऑफ एक्स डी एच ओवर डी एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स डी जी ओवर डी एक्स। ये फार्मूला आप लोगों ने नोट करना है, ये है लेबनीज रूल। ठीक है, लेबनीज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है, इसको हम यूज़ करेंगे आगे, जब ये यूज़ होगा तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि इसमें एच ऑफ एक्स क्या है, ये कोई ना कोई फंक्शंस होंगे। इसी तरह से एफ हमारे पास क्योंकि कर्नल है, यहाँ पर एफ हम एज ए कर्नल यूज़ कर रहे हैं, तो उसका डेरिवेटिव लेंगे, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स लेंगे, तो वो हम यहाँ पर ये सारा फार्मूला यूज़ करेंगे। आपने ये फार्मूला ये जो है वो याद रखना है, ज़हन में रखना है। ठीक है, ताकि हम उसको यूज़ कर सकें। अब अगर तो जी ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स कांस्टेंट फंक्शन हो, यहाँ पर तो मैंने आपको बताया ना कि वेरिएबल्स हैं या फंक्शंस ऑफ एक्स हैं, अगर ये कांस्टेंट फंक्शंस हो तो फिर ये फार्मूला जो है वो रिड्यूस होकर सिर्फ इतना को रह जाता है कि डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स इंटीग्रल फ्रॉम जी टू एच एफ ऑफ एक्स एक्स आई डी एक्स आई इज इक्वल टू इंटीग्रल जी टू एच पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स डी एक्स आई। तो ये हमारे पास रिड्यूस होकर, तो अगर तो अब ये आपने इस चीज़ पर गौर रखना है कि अगर तो जो लिमिट्स हैं वो वेरिएबल्स हैं या फंक्शंस हैं, तो फिर ये फार्मूला अप्लाई होगा 1.20, और अगर ये कांस्टेंट्स हैं तो फिर ये 1.21 फार्मूला अप्लाई होगा, लेबनीज रूल। क्लियर हो गया। अब हम एग्जांपल्स पर आते हैं और कुछ एक्सरसाइजेस पर आते हैं। पहली एग्जांपल है, बहुत सिंपल सी है, सादा सी है। शो दैट द फंक्शन यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स इंटू टू एक्स माइनस टू ओवर थ्री इज अ सोल्यूशन ऑफ फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन। अब ये फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन दी हुई है, u of x is equal to u of x plus 2 integral from 0 to 1 e raised to power x minus xi u of xi dxi is equal to 2x e raised to power x। तो हमने ये बताना है कि क्या ये u of x अगर हम ये लें e raised to power x into 2x minus 2/3, तो क्या ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देता है। ये फंक्शन हम सोल्यूशन क्लेम कर रहे हैं, अगर ये सोल्यूशन इस इंटीग्रल इक्वेशन को, फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए, इसको आइडेंटिटी बना दे, तो फिर हम कहेंगे कि ये इसका सोल्यूशन है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन देखते हैं कैसे, ये हम इसको वेरीफाई कैसे करेंगे। हमने ये वेरीफाई करना है कि ये इसका सोल्यूशन है। यू ऑफ एक्स है हमारे पास ई रेज टू पावर एक्स इंटू टू एक्स माइनस टू बाई थ्री, तो यू ऑफ एक्स आई क्या होगा, एक्स को रिप्लेस कर दें एक्स आई के साथ, ई रेज टू पावर एक्स आई इंटू टू एक्स आई माइनस टू बाई थ्री। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लें। ठीक है, इस जो हमारे पास फ्रेड होम इंटीग्रल इक्वेशन है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमने ये लिख ली। यू ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, ई रेज टू पावर एक्स इंटू टू एक्स माइनस टू बाई थ्री प्लस टू इंटीग्रल जीरो टू वन ई रेज टू पावर एक्स माइनस एक्स आई। आगे फिर यू ऑफ एक्स आई है, तो यू ऑफ एक्स आई हमारे पास क्या आएगा,
ई रेज टू पावर एक्साई इंटू 2xi माइनस 2/3 dxi। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये तो एज इट इज़ आ गई, ये दोनों वैल्यूज़ +2। इस इंटीग्रल को हम सॉल्व करेंगे। ई रेज टू पावर एक्स माइनस एक्साई है इंटू ई रेज टू पावर एक्साई, इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 ई रेज टू पावर एक्स एक्साई स्केयर माइनस 2xi/3। अब इसकी लिमिट्स लें तो इसको नेक्स्ट ये सॉल्व करें सारा। अच्छा, इसको सॉल्व करके ये आपके पास आ जाएगी 2x ई रेज टू पावर x। ठीक है, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाती है। तो ये प्रूव हो गया कि ये u ऑफ x जो है वो सोल्यूशन है इस इंटीग्रल इक्वेशन का, फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन का। ठीक हो गया। एग्जाम्पल नंबर 1.2 पर आते हैं जी। शो दैट द फंक्शन u ऑफ x इज इक्वल टू x ई रेज टू पावर x इज अ सोल्यूशन ऑफ द वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। अब वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ये है हमारे पास। तो u ऑफ x इज इक्वल टू x ई रेज टू पावर x। तो u ऑफ xi क्या होगा? xi ई रेज टू पावर xi। तो अब हम ने ये प्रूव करना है कि ये फंक्शन जो है वो u ऑफ x x ई रेज टू पावर x ये सोल्यूशन है इस इंटीग्रल इक्वेशन का। ठीक है, तो ये हम कैसे प्रूव करेंगे? हम इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं और देखते हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आती है या नहीं आती। तो u ऑफ xi क्या बनेगा? xi ई रेज टू पावर xi बनेगा। अब हम इसमें ये इस इक्वेशन में हमने ये हमारे पास वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है, इसमें हम ये सब्स्टिट्यूट करते हैं। साइन एक्स प्लस 2 ई रेज टू पावर इंटीग्रल 0 टू x xi इंटू ई रेज टू पावर xi कॉस ऑफ xi माइनस x dxi। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, अब इंटीग्रेट इसको करना है, इंटीग्रेट बाय पार्ट्स कर लें। यहाँ पर बाय पार्ट्स किया हुआ है, तो इसको आप इंटीग्रेट करें। अब ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आप लोगों ने खुद देख लेना है कि कैसे की हुई है। ठीक है, ये यहाँ से इंटीग्रेट करके और ये इसको कम्प्लीटली सॉल्व करके ये हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल बन रही है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ये अब आप लोगों के सामने ये सिंपल इंटीग्रेशन है, इसको ज़्यादा डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आप आसानी से कर सकते हैं।